If you could eliminate one thing from the world, what would you eliminate? Narcissist. Toxic feminism. We the top 10, UGK the major way, not play it don't stop. Traffic lights we going, know the time and नमस्कार, हेलो, राम राम दोस्तों। मैं दुष्यंत सिंह भदौरिया आपका एबीटून पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। अब अगर पिछली वीडियो में आपने देखा होगा तो हमने उसमें जेनजी पर बात की थी, जिसके बाद एकदम से उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स निकल करके आने लग गई और उसमें भी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी फेक फेमिनिज्म की। अब ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि न केवल लड़कों के लिए बल्कि खुद महिलाओं के लिए और सोसाइटी के लिए भी प्रॉब्लम बनती चली जा रही है। खैर, इंडिया में ये परंपरा सी हो गई है, चीजें अच्छे के लिए बनाई जाती हैं और फिर उसका मिसयूज पूरी आइडियोलॉजी को बर्बाद करके रख देता है। अगर ढंग से समझोगे तो समझ आएगा कि सोसाइटी को सच में एक समय पर बहुत जरूरत थी, इनफैक्ट है, फेमिनिज्म जैसी आइडियोलॉजी की, जो इक्वेलिटी के राइट्स को वुमेन्स के बीच में प्रमोट करने के लिए लाया गया था। पर फिर जिनको जरूरत थी उन तक ये फेमिनिज्म की आइडियोलॉजी पहुंचे, उससे पहले जिनके पास ये राइट्स थे उन्होंने इसे इट्स हर चॉइस बनाकर रख दिया। It's her choice. चलो आज करते हैं बात उन एक्चुअल राइट्स और उन चॉइसेस पे जो इस बॉलीवुड से इन्फ्लुएंस होकर के बनना शुरू हुई और आज फेक फेमिनिज्म को प्रमोट कर रही हैं। मुद्दा गंभीर है, इसीलिए अगर सही समझा पाऊं तो फ्रेंड्स में जरूर शेयर करना, जिससे ये फेक वर्ड फेमिनिज्म जैसी आइडियोलॉजी को खत्म ना कर दे, क्योंकि इसकी अभी भी सोसाइटी को काफी जरूरत है। अरे अभी शेयर मत करने लग जाओ, खुद तो पहले पूरा समझो और अंत तक देखते रहो, जागते रहो। आज सोसाइटी में अगर देखना शुरू करोगे तो संसद भवन से लेकर के कॉलेज में पढ़ रही छात्रा तक आपको हर जगह एक इनइक्वालिटी का एहसास दिखाई पड़ेगा मेंस और वुमेन्स के बीच में। फिर जरूरी नहीं है वो डिस्क्रिमिनेशन बड़ा ही हो, छोटा भी हो सकता है। और अगर कहीं बैकवर्ड एरिया में चले जाओगे या किसी गांव में चले जाओगे तो डोमेस्टिक वायलेंस, वुमेन हैरेसमेंट, वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई करना और ना जाने कितनी अलग अलग तरीके की परेशानियां आपको दिखने लग जाएंगी इवन एट प्रेजेंट टाइम। और अगर कहीं 20-25 साल पीछे जाकर के देखने की कोशिश करोगे तो ये सिचुएशन और भी कॉम्प्लिकेटेड दिखाई पड़ेगी। इन्हीं सभी चीजों को सुधारने के लिए एक मूवमेंट चलाया गया और ये मूवमेंट जिस आइडियोलॉजी पर बेस्ड था इसी को फेमिनिज्म कहकर के बुलाया गया, जिसका मेन मोटिव था महिलाओं को सोसाइटी में फिर से बराबर पर लाना, डिफेंड करना, इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल राइट्स दिलवाना। देख रहे हो कितने प्यारे एम के साथ आई थी ये आइडियोलॉजी। वेस्टर्न सोसाइटी की सोच जरूर थी पर वहां से ज्यादा इसकी जरूरत भारत को थी, इवन है। और अगर इसी हिसाब से सब कुछ चलता रहता तो कितना प्यारा था। पर हर वर्ग जैसे दो सोसाइटीज में डिवाइडेड होता है, ऐसे वुमेन्स भी डिवाइडेड थी। एक वो जिनके पास सभी राइट्स हैं और दूसरी वो जिन्हें या तो पता ही नहीं है कि उनके राइट्स क्या हैं या फिर वो जो लड़ रही हैं जिससे उनके हक उन्हें मिल सके। ऐसे में काफी आसान हो जाता है किसी डेफिनेशन को एक नए तरीके से रिप्रेजेंट करना और उन लोगों को इन्फ्लुएंस करना जो अपने राइट्स के बारे में समझ ही नहीं पा रहे हैं। अब ऐसे लोगों को जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उन्हें प्रमोट करने वाला तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, हाँ भड़काने वाला जरूर कहा जा सकता है, जिन्हें सोसाइटी में इक्वालिटी से ज्यादा राइट्स के नाम पर लड़ाई करवाना पसंद आता है। What is wrong with telling stories from our point of view? Why should that make anybody feel so threatened? अब देखो कैसे किसी नामकुल ने एक बार कह दिया था कि बॉलीवुड मूवीज आईना होती हैं समाज का। किस महापुरुष ने कहा है? बाबा रणछोड़दास। जिसके बाद लोगों ने सच में उनसे इन्फ्लुएंस होना शुरू कर दिया और उसके बाद जिन्हें अपने राइट सोसाइटी में एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल और परिवार में अपनी बात को समानता से रखने के मांगने चाहिए थे, वो ये सोचने लग गई कि वर्जिनिटी 22 तक खत्म नहीं हुई तो लड़की होने पर धिक्कार है। यहां तो ये 26 की हो गई, कोई छुआ तक नहीं उनका। और ये सब उसी सोसाइटी के एक आईना भानुप्रिया में उर्वशी रौटेला को पोर्ट्रे करते हुए देखा जा सकता है, जहां वो एक अननोन लड़के के साथ जबरदस्ती करती दिखेंगी सिर्फ वर्जिनिटी को लूज करने के लिए। मतलब सीरियसली ये फेमिनिज्म का पार्ट है, यही आप प्रमोट कर रहे हैं? अरे रुको भैया, ये तो शुरुआत है। एक और आई थी 4 More Short नाम की वेब सीरीज, सोसाइटी का छोटा आईना। उसमें फैट शेमिंग का टॉपिक उठाया गया था। अच्छा टॉपिक था, इसे ढंग से पोर्ट्रे करके कॉलेज स्टूडेंट्स के बीच में प्रमोट किया जा सकता था। पर भाई मोटापा कम करना गलत बात थोड़ी है, उसका मजाक उड़ाना है। पर इसमें दिखाया गया कि कैरेक्टर अपने वेट को लेकर के सेल्फ डाउट में जाने लग जाती है तो ऑनलाइन स्ट्रिपिंग का पार्ट बन जाती है। पर जब उसकी मम्मी उससे मोटापा कम करने के लिए कहती हैं तो उसे स्टैंड अप का पार्ट बना देती है। और यही नहीं, अभी तो और सुनिए, वो ऑनलाइन स्ट्रिपिंग करके अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को वापस से अचीव भी कर लेती है। देख रहे हैं आप? अरे हाँ, और देखना हो तो लिपस्टिक अंडर बुर्खा और अभी हाल ही में आई थैंक यू फॉर कमिंग भी देख लेना, जो कि फेमिनिज्म को प्रमोट करने के लिए आई थी, जिनका मेन टॉपिक था फीमेल ऑर्गाज्म। और उसे पोर्ट्रे कैसे किया गया कि एक्ट्रेस भूमि का किरदार ऑर्गाज्म फील करने के लिए अलग अलग मर्दों के पास जाता है, पर किसके पास उसे खुद नहीं पता। और ये फेमिनिज्म को प्रमोट करता है, जिसमें इसे एक इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग वुमेन की निशानी बताया गया। सीरियसली ये चीजें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, चीटिंग विद पार्टनर, इंडिपेंडेंट होने के नाम पे कुछ भी को तो प्रमोट करती हैं, पर फेमिनिज्म को कैसे करती हैं? आपको समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इस अंडरस्टैंडिंग के नाम पे तुम ये चीटिंग नॉर्मलाइज कर दोगी क्या? कल को तो तुम शादी करके आ जाओगी, बोलोगी सतीश तुम शादी तो की है, यू आर माई ट्रू लव।
अरे 4 मोर शॉट चल रहा है क्या ये? जिसके बाद होता क्या है कि जो बेचारे राइट्स चाहते थे वो वहीं रह जाते हैं और सामने आते हैं वो लोग जो कभी मेट्रो में बिकनी पहनकर चलने को सोसाइटी की सोच को पुश करना बताते हैं, तो कभी सोशल मीडिया पर खुद को ऑब्जेक्ट की तरह दिखाकर पैसे कमाने को अपना राइट बताते हैं। और जिन्हें एक्चुअल में नहीं पता था कि उन्हें किस राइट की मांग करनी चाहिए, वो इन मूवी से इन्फ्लुएंस होकर के फेक पैट्रियार्की का हिस्सा बनने लग जाती हैं। और ऐसे में उस बेचारी फेमिनिज्म की आइडियोलॉजी के आगे लग जाता है फेक, या तुम और चाहो तो गंदा गंदा कर लो, टॉक्सिक लगा लो। आपको क्या लगता है दिल्ली मेट्रो की तरफ से जो निर्देश जारी किया गया है कि दिल्ली में मेट्रो में सफ़र करने वाले लड़कियों को ढंग के कपड़े पहनकर ही सफ़र करें, उसके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उसकी चॉइस है वो कुछ भी पहन सकती है। अगर वो कंफर्टेबल है, कॉन्फिडेंट है तो वो कुछ भी पहन सकती है। बाकी लोगों की थिंकिंग है जो कभी चेंज नहीं हो सकती। अगर सिर्फ रिलेशनशिप में ही तुम फेमिनिज्म देखना चाहते हो तो भैया रिलेशनशिप में नॉर्मल झगड़ा होना और डोमेस्टिक वायलेंस में एक डिफरेंस है। हर चीज को रोकने में और कुछ पूछने में एक अंतर है। किसी भी चीज को लेकर के हैरेस करने में और उसे सुधारने के लिए कहने में एक बहुत बड़ा अंतर है। और यही अंतर तो फेमिनिज्म और फेक फेमिनिज्म का वो डिफरेंस है जिन्हें समझना इस समय इतना इंपॉर्टेंट है। और यही कंफ्यूजन आज फेक फेमिनिज्म को प्रमोट करता दिखाई पड़ता है। और इसी वजह से ये छोटे छोटे मुद्दों तक अब सीमित नहीं रह गया है, धीरे धीरे एक बड़ा रूप लेने लग गया है, जिसे 1996 के आसपास से ही आप इंडिया में नोटिस कर पाओगे, जहां कभी पॉलिटिशियंस तो कभी एंटी नेशनल एलिमेंट्स, कभी कभी लेफ्टिस्ट के द्वारा यूज किया जाने लग जाता है एजेंडा बनाकर चीजों को प्रेजेंट करने के लिए, जिसकी वजह से फेक रेप केसेस, इनइक्वालिटी इन पेइंग टैक्सेस, फ्री सर्विसेज ओनली फॉर वुमेन्स उस पर्पस को डिमोरलाइज करने लग जाता है जिसके लिए फेमिनिज्म लाया गया था। भैया फेमिनिज्म क्यों लाया गया था? इसीलिए ना कि इक्वालिटी आए, बराबरी हो, मेल हो या फीमेल हो बराबर का दर्जा रखें। पर पता नहीं क्यों जब इंडिया में कोई आइडियोलॉजी इक्वालिटी के लिए आती है तो वो इतनी ज्यादा मिसयूज होने लग जाती है कि उसका मतलब ही बदल जाता है। इसके दो सबसे अच्छे एग्जांपल हैं फेमिनिज्म और रिजर्वेशन। क्या ही बड़ा मोटिव था इनका और आज हालत देख लो। खैर, इतना टाइम दे ही दिया है तो चलो कुछ अपनी तरफ से भी कंट्रीब्यूट करें। अगर फीमेल हो तो फेक फेमिनिज्म और फेमिनिज्म का अंतर समझो और सही राइट के लिए लड़ना शुरू करो, वरना ये ट्रेंडी राइट्स को पाने के चक्कर में एक्चुअल परेशानियां कभी खत्म ही नहीं हो पाएंगी। और मेल हो तो फेमिनिज्म की डेफिनेशन को समझकर उसे प्रमोट करने की कोशिश करो, थोड़ा सा फेक फेमिनिज्म से बचकर, क्योंकि मैं तुम्हें बेफालतू के केसेस में नहीं फंसाना चाहता और वो पुरानी जनरेशन की तरह महिलाओं को सहमा हुआ भी नहीं देखना चाहता। मैं तो चला अपनी अगली वीडियो को शूट करने, तब तक तुम सोचो कि कैसे फेमिनिज्म को प्रमोट किया जा सकता है इस फेक शब्द के बिना, और इससे कुछ सीखते रहो, जागते रहो। जय हिंद, जय मां भारती।